विक्रम सिंह राठौर पिछले 7 सालों से राजस्व विभाग में पटवारी के पद पे काम करा करता था। उसका काम था गांव-गांव जाकर ज़मीनों की नाप जोख करना, नक्शे बनाना और अदालतों में चल रहे ज़मीनों विवाद पर निपटारा करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना। ये काम उबाऊ ज़रूर था मगर सीधा और सुरक्षित। विक्रम को कभी नहीं लगा कि एक दिन यह नौकरी उसके ऐसी जगह ले जाएगी जहां से लौटने के बाद वो पहले कभी इंसान जैसा नहीं बचेगा। बात उन दिनों की जब ज़िला मुख्यालय से एक पुरानी फाइल उसके दफ्तर पहुंची। फाइल पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो बरसों से किसी अलमारी के कोने में कहीं पर पड़ी हो। फाइल पर नाम था रतनगढ़ हवेली, भूमि विवाद संख्या 114 1982। तहसीलदार साहब ने विक्रम को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो आमतौर पर सरकारी फाइलों को लेकर नहीं हुआ करती। विक्रम, ये केस 40 साल से अटका पड़ा है, तहसीलदार ने अपने उस सहायक से कहा, अपनी ऐनक उतारते हुए। पूरा परिवार को, ठाकुर परिवार को 2 भाइयों के बीच हवेली को उसकी ज़मीन का बंटवारा होना था। अदालत ने आखिरी नोटिस तो भेज दिया है। अगर 15 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट नहीं गई तो केस खारिज हो जाएगा और ज़मीन सरकार के नाम चढ़ जाएगी। विक्रम अपने तहसीलदार सर की बात सुनकर समझ गया कि उसे क्या करना है और वो उनसे पूछता भी है, तो मुझे वहाँ जाकर नाप जोख करनी है क्या सर? हाँ, रतनगढ़ गांव जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर, पहाड़ों के बीच। वहाँ पहले 2 पटवारी भेजे गए थे। फिर रिपोर्ट क्यों नहीं बनी सर? तहसीलदार चुप रहा कुछ पल के लिए, फिर धीमी आवाज़ में बोलता है, एक ने 15 दिन में ही इस्तीफा दे दिया, दूसरा गांव से लौटा ही नहीं। सरकारी रिपोर्ट में उसे ड्यूटी से अनुपस्थित दिखा दिया गया। विक्रम इस सोच में था कि अपने वर्कर्स की डिटेल रखना तो सर का काम है ना, अगर आए नहीं तो। तहसीलदार चुप रहता और उसे देखता रहता है। विक्रम को ये बात अजीब तो लगी लेकिन उसे इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। सरकारी नौकरी में लोग अक्सर तबादला या मुश्किल पे पोस्टिंग से बचने के लिए ऐसा बहाना मारते हैं। उसने सोचा कि शायद कोई निजी वजह होगी। मैं जाने के लिए तैयार हूँ सर, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। तहसीलदार ने उसकी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहते हो, फिर बस इतना बोला, ठीक है, पर एक बात याद रखना, रतनगढ़ के सूरज ढलने के बाद हवेली की तरफ मत जाना। गांव वाले खुद तुम्हें यही सलाह देंगे। विक्रम मुस्कुराया। उसे ये बात किसी लोक कथा जैसी लगी। उसने फाइल उठाई, अपना सामान बांधा और अगली सुबह की बस पकड़ने का इंतज़ार करने लगा। सुबह 6 बजे विक्रम बस में बैठा। शहर की सड़कें पीछे छूटती गईं और धीरे धीरे हरियाली की जगह सूखे बंजारे पहाड़ों ने ले ली। 3 घंटे के सफ़र के बाद बस एक छोटे से कस्बे में रुकी, बस जाकर, जहाँ से आगे रतनगढ़ के लिए कोई सीधी सड़क नहीं थी। यहाँ से आगे पैदल या टेम्पो से जाना पड़ेगा साहब, कंडक्टर ने बताया। रतनगढ़ की सड़क खराब है, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। विक्रम ने एक स्थानीय टेम्पो वाले से बात की। बूढ़ा ड्राइवर उसका सामान देखकर बोला, रतनगढ़ हवेली वाली फाइल लेकर आए हो क्या? विक्रम चौंका। आपको कैसे पता? इस इलाके में हर कोई जानता है कि उस हवेली की फाइल किसके पास कब जाती है, बूढ़े ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा। चलो बिठा देता हूँ, पर एक शर्त है, शाम ढलने से पहले गांव में घुस जाना होगा। मैं अंधेरे में उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। टेम्पो पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्ते पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ता रहा। दोनों तरफ सूखे बबूल के पेड़ थे और कहीं कहीं टूटी हुई पुरानी छतरियाँ दिखाई दे रही थीं। लगभग 1.5 घंटे बाद जब सूरज पश्चिम में ढलने लगा था, टेम्पो एक गांव के मुहाने पर रुका। आ गया रतनगढ़, ड्राइवर ने कहा, पर उसकी आवाज़ में कोई राहत नहीं थी। मैं यहीं से लौट जाऊंगा साहब, आपको बस मैं यहीं उतार सकता हूँ। विक्रम ने पैसे चुकाए और उतर जाता है। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराने पत्थर के दरवाजे जैसा कुछ था जिस पर काई जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, ना ठंडक की थी ना गर्मी की, बल्कि किसी अनकहे डर की। गांव छोटा था, मुश्किल से
50 शायद घर ही होंगे, लेकिन जो बात विक्रम को सबसे अजीब लगी वो थी वहाँ की खामोशी। शाम के समय भी बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही थी, ना औरतों की बातचीत की कुछ आवाज़ें, ना घर का हर दरवाज़ा बंद था और खिड़कियों में बस एक हल्की रोशनी जैसे झलक रही हो। बाहर देखना चाहती हो क्या चल रहा है। सरपंच का घर गांव के बीचों बीच था। सरपंच रामलाल जी एक 60-65 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें जैसे देखी जा सकती हों। नमस्ते, मैं विक्रम सिंह राजस्व विभाग से आया हूँ, ठाकुर हवेली के सर्वे के लिए। रामलाल जी का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने विक्रम को अंदर बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, तुमसे पहले 2 भी आए थे, एक भाग गया और दूसरा उसका तो कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तहसीलदार साहब ने बताया था, लेकिन मुझे ये काम पूरा करना ही है। 15 दिन में रिपोर्ट ना गई तो केस बंद हो जाएगा। रामलाल जी ने लंबी सांस ली। ठीक है, तुम्हारे रुकने के लिए धर्मशाला में जगह दे देते हैं, पर एक बात गांठ बांध लो, सूरज डूबने के बाद हवेली की चौखट भी मत लांघना। दिन में जो चाहे करो, नाप लो, नक्शे बनाओ, पर रात में वहाँ कोई नहीं जाता। 40 साल से कोई गया ही नहीं। आखिर क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ की कोई स्टोरी है क्या? रामलाल जी ने खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबती हवेली की परछाई को देखा और बोलते हैं, वो कहानी फिर कभी। आज रात आराम करो, कल दिन में हवेली दिखा देंगे। अगली सुबह गांव का चौकीदार बद्री विक्रम को हवेली तक ले गया। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी, एक टीले पर बनी थी, 3 मंजिला, राजस्थान शैली की, जिसकी नक्काशीदार जालियां अब टूट चुकी थी। दीवारों पर काई और पीपल की जड़ें फैली हुई थी, जैसे प्रकृति खुद इस इमारत को निगल जाना चाहती हो। ये हवेली ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह जी की है, बद्री ने बताया, अपनी आवाज़ नीचे करते हुए, मानो कोई सुन रहा हो। बड़े रसूखदार आदमी थे, लेकिन 40 साल पहले एक ही रात में सब खत्म हो गया। क्या हुआ था ऐसा? बद्री ने इधर उधर देखा, फिर कहा, उनकी बेटी थी केसरबाई, बहुत सुंदर, बहुत सीधी लड़की। उसकी मौत के बाद ठाकुर साहब भी पागल हो गए और कुछ महीनों में ही बस चल बसे। तभी से ये हवेली खाली पड़ी है। विक्रम ने अपने सर्वे उपकरण निकाले और काम करना शुरू कर दिया। हवेली का मुख्य द्वार भारी लकड़ी का था, जिस पर पीतल के पुराने कड़े लगे थे। अंदर घुसते ही एक सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध ने उसका स्वागत किया। आंगन में एक टूटा हुआ फव्वारा दिखाई दिया और उसके पास एक गहरा पुराना कुआं, जिसकी सतह पर काले धब्बे जमे हुए थे। ये कुआं कब से सूखा है? विक्रम ने पूछा। बद्री का चेहरा उतर गया। साहब, इस कुएं के पास मत जाइए, यही केसरबाई ने। वो वाक्य पूरा ही नहीं कर पाया। विक्रम ने कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि तली दिखाई भी नहीं दे रही थी और एक अजीब सी ठंडी हवा नीचे से ऊपर उठती महसूस हुई, जैसे कुआं खुद सांस ले रहा हो। काम करते हुए विक्रम को हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा मिला, जिसका दरवाज़ा जंग लगी कुंडी से बंद था। बद्री ने बताया कि ये केसरबाई का कमरा था और गांव में किसी को इसे खोलने की इजाज़त नहीं। विक्रम ने उस दिन उसे नहीं छेड़ा, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। शाम ढलने से पहले ही बद्री ने विक्रम को हवेली से बाहर निकाल लिया। साहब, चलिए, सूरज डूबने वाला है। धर्मशाला के छोटे से कमरे में विक्रम ने अपना बिस्तर लगाया। दिन भर की मेहनत के बाद वो जल्दी ही थकान से सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक टूट जाती है। कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, गीली मिट्टी और सूखे फूलों की मिली जुली महक, जैसे अक्सर मंदिरों या पुराने मंदिरों के पास से आती है। विक्रम ने अपनी आंखें मली और देखा कि खिड़की का पर्दा हल्की हवा में हिल रहा हो, जैसे हालांकि खिड़की बंद थी, लेकिन पर्दा हिलना सामान्य नहीं था।
फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से पायल बजा रहा हो। छन छन छन। विक्रम उठकर बैठ गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी, शायद आंगन से। उसने दरवाज़ा खोलने का मन बनाया, फिर रुक गया क्योंकि रामलाल जी की एक चेतावनी उसे याद आ जाती है। उसने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि दीवार के पीठ टिकाकर बैठा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था उसका। पायल की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आती गई, खिड़की के ठीक बाहर तक। फिर अचानक एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, इतनी धीमी कि विक्रम को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में कुछ सुना है। मेरी हड्डियाँ अभी भी वही हैं। विक्रम की सांस रुक गई। उसने पूरी रात आंखें खोली रखी, हाथ में अपनी टॉर्च कसकर पकड़ के। सुबह की पहली किरण के साथ वो फुसफुसाया। वो पायल की आवाज़ सब गायब हो गई, मानो रात के साथ ही वो भी अंधेरे में गुल हो गई हो। सुबह जब विक्रम ने रामलाल जी को ये सब बातें बताई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने ठीक किया जो दरवाज़ा नहीं खोला। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। रामलाल जी ने अपनी चारपाई पर बैठते हुए कहानी शुरू करी। 40 साल पहले ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह इस इलाके के सबसे बड़े ज़मींदार थे। उनकी एक लौती बेटी केसरबाई उम्र से 17-18 साल की होगी। बहुत सुंदर और सीधी सादी लड़की थी। हवेली के पास ही एक कुम्हार परिवार रहता था। उस परिवार का बेटा मोहन मिट्टी के बर्तन जो बनाया करते थे और अक्सर हवेली के सामान पहुंचाया करते थे। धीरे धीरे केसर और मोहन के बीच प्रेम की एक जलधारा बहने लगी। ये बात गांव में फैलते देर नहीं लगी। एक ज़मींदार की बेटी और एक कुम्हार के बेटे का प्रेम उस जमाने में ये घोर अपराध माना जाता था। जब ठाकुर साहब को इस बारे में पता लगा ना, तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्होंने मोहन को हवेली बुलाया और अपने आदमियों से उसकी पूरी तरह पिटाई करवा दी। कहते हैं कि उस रात मोहन की मौत हो गई और उसका शव कभी मिला भी नहीं। शायद उसे कहीं दफना दिया हो या फिर जला दिया हो। और पता चला कुछ समय बाद कि केसरबाई को इस बात का जब पता चलता है तो वो अंदर से टूट गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता उनकी इस प्रेम कहानी के लिए ऐसा रास्ता अपनाएंगे। उसने कई दिन कुछ नहीं खाया, कमरे से बाहर भी नहीं निकली और फिर एक अमावस की रात वो चुपचाप उठी, आंगन में गई और उस कुएं में जा कूद गई। सुबह जब नौकरों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर साहब ने अपनी बेटी का शव कुएं से निकलवाया, लेकिन रामलाल जी की आवाज़ जैसे कांप गई बीच में। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं करवाया। कहते हैं कि गुस्से और शर्म में उन्होंने बेटी का शव वापस उसी कुएं में फेंकवा दिया और कुएं को पत्थरों से बंद करवा दिया, बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी मंत्र के। लेकिन तुम्हें पता है ना बेटा, हमारे शास्त्र में ऐसा करना अपमान नहीं अपराध होता है। किसी मरे हुए का अंतिम संस्कार ना करना उसकी आत्मा को इसी युग में विचलित करना होता है। उस रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ठाकुर साहब को रात में चीखें सुनाई देती थी। कुछ महीनों बाद वो भी पागलपन की हालत से मर जाते हैं। तभी से ये मान्यता है कि केसरबाई की आत्मा उस कुएं में कैद है और वो किसी को भी हवेली की ज़मीन बांटने या बेचने या नापने नहीं देती, क्योंकि जिस दिन हवेली किसी और के हाथ गई उस दिन उसका और मोहन की आखिरी निशानी भी मिट जाएगी। विक्रम खामोश बैठा सुन रहा था इस कहानी को। तो पहले वो पटवारी जो आए थे, पहला पटवारी डर के मारे भाग गया, इस्तीफा दे दिया, और दूसरा पटवारी, रामलाल जी की आंखें नम हो गई। दूसरे पटवारी का हवेली में एक रात रुक जाना ही जिद में सुबह उसका शरीर उसी कुएं के पास मिल जाना सबूत था कि उसकी मृत्यु हुई कैसे। पुलिस ने दिल का दौरा बताकर इस मामले को रफा दफा कर दिया, पर हम गांव वाले जानते हैं कि सच क्या है, इसीलिए तुमको सलाह दी थी कि रात को मत जाना। विक्रम को अब समझ आया कि ये सिर्फ एक ज़मीनी विवाद नहीं, लेकिन उसकी नौकरी, उसकी जिम्मेदारी
उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। उसका कर्म था ये सब काम करना। उसने तय किया कि वो इस केस को हल किए बिना जाएगा नहीं, नहीं लौटेगा, पर इस बार सावधानी से इस काम को करेगा। अगले दिन उसने हवेली के दस्तावेज जिस कमरे में रखे थे उसकी तलाशी ली। जहाँ पुराने बही खाते और चिट्ठियाँ रखी थी वहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो खुद केसरबाई की लिखी हुई थी उनके हाथों से। पन्ने वो देखता है तो पीले पड़ चुके थे। स्याही भी इतने सालों बाद धुंधली हो गई थी, लेकिन कुछ पंक्तियाँ अभी भी पढ़ी जा सकती थी। वो समझ सकता था उन पंक्तियों को और वो पढ़ता भी है। पिताजी कहते हैं मैं परिवार की इज्जत हूँ, पर मोहन के बिना मैं कुछ भी नहीं। अगर मुझे कभी उसे खोना पड़ा तो मैं इस हवेली को कभी शांति से रहने नहीं दूंगी। और जैसे ही वो पन्ना पलटकर अगली पंक्तियाँ पढ़ता है, जब तक मेरी और मोहन की अस्थियाँ एक साथ नदी में नहीं बहाएंगे, ये हवेली किसी को भी नहीं होगी, ना बंटवारा होगा, ना बिकेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तब तक मैं और मोहन साथ साथ रहेंगे। विक्रम को अब सच्चाई की झलक मिलने लगी। ये सिर्फ एक भूली बिसरी आत्मा का प्रकोप नहीं था, ये एक अधूरी इंसाफ की भूखी आत्मा की पुकार थी। केसरबाई की अस्थियां आज भी उस बंद कुएं में पड़ी थी, बिना किसी अंतिम संस्कार के। और मोहन का शव तो वो कभी मिला ही नहीं। उसे याद भी आया कि रामलाल काका जी ने भी जो बताया था, शव नहीं मिला मोहन का। बद्री जो अब तक विक्रम की मदद कर रहा था, अचानक कई दिनों से गांव में नहीं दिखा। जब विक्रम ने उसके घर जाकर पता किया तो उसकी पत्नी रोते हुए बोलती है, साहब, बद्री 3 दिन पहले हवेली गया था आपका छूटा हुआ सामान लेने, तब से वापस ही नहीं आया। विक्रम का तो ये सुन के मानो खून जम गया। वो जानता था कि उसे अब सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि इस पूरे रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो अगला नाम शायद उसका खुद का हो सकता है। उसी शाम सूरज ढलने से ठीक पहले विक्रम ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने बदली को ढूंढने के लिए हवेली में जाने का मन बना लिया। ये जानते हुए कि अंधेरा होने वाला है, उसने अपनी टॉर्च, एक रस्सी और अपनी सर्वे किट उठाई और हवेली की तरफ रुख कर दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सन्नाटा सा महसूस हुआ जो उसे दिन में नहीं हुआ, जैसे इमारत खुद सांस रोक बैठी हो। उसने सबसे पहले केसरबाई का बंद कमरा खोलने का फैसला किया, जबकि उसे याद है कि बद्री ने उसे मना किया था, लेकिन उसने ये जिद ठान ली। जंग लगी कुंडी को उसने अपनी सर्वे किट के औजार से तोड़ा। दरवाज़ा एक भयानक चरचराहट की आवाज़ से खुलता है। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन हर चीज़ वैसे ही रखी थी जैसे 40 साल पहले छोड़ी गई हो। एक पुराना पलंग, एक टूटा हुआ शीशा, एक दीवार पर एक धुंधली तस्वीर में एक खूबसूरत युवती थी, बड़ी बड़ी आंखें जिसके होठों पर एक उदास सी मुस्कान। विक्रम को यकीन हो गया कि ये केसरबाई का कमरा ही होगा। तभी उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी एक मिट्टी की छोटी सी मूर्त पर जाती है। शायद मोहन के हाथों बनाई गई हो, उसकी आखिरी निशानी थी वो। जैसे कि विक्रम ने उसे उठाया, पूरा कमरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। शीशे में उसे अपनी परछाई के पीछे एक परछाई दिखाई देने लगी, किसी स्त्री की जो धीरे धीरे पास आ रही हो। विक्रम पलटा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे तभी नीचे आंगन से एक चीख सुनाई दी, बद्री की आवाज़। वो मूर्ति जेब में डालकर नीचे की तरफ तेजी से भागने लगा। आंगन में पहुंचते ही विक्रम ने बद्री को देखा। वो कुएं के पास जमीन पर बेसुध पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था, आंखें खुली मगर सूनी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। बद्री उठो, क्या हुआ तुम्हें? बद्री उठो। विक्रम ने उसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश करी, लेकिन बद्री की आंखों में अचानक होश लौटा। उसने विक्रम का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि नाखून चुभ गए। साहब, वो नीचे है, वो मुझे बुला रही है, कह रही थी मेरे पास आओ, मेरी हड्डियां चाहिए, मेरे पास आओ बद्री। तभी हवेली में हवा एक अजीब तरीके से बहने लगी। दियों की लौ जो विक्रम ने रास्ता दिखाने के लिए जलाई थी,
अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी बची थी और वो भी कांपते हाथों की वजह से इधर उधर डगमगा रही थी, डोल रही थी। कुएं के अंदर से वही पायल की आवाज़ फिर से सुनाई दी, बस इस बार बहुत तेज, बहुत करीब से, जैसे परत पर धीरे धीरे नमी की जगह लाल रंग की एक परत उभरने लगी हो, जैसे खून रिस रहा हो उस कुएं से। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, इस बार साफ और तीखी, जो पूरी हवेली में गूंजने लगी। किसने मेरा कमरा खोला? कौन मेरी चीजें छूता है? कौन है वो? विक्रम ने डरते हुए भी हिम्मत जुटाई। उसने जेब में वही रखी मिट्टी की मूर्ति निकाली और ऊंची आवाज में कहा, केसर भाई, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कुएं से आती हवा एक पल के लिए धीमी पड़ गई, जैसे किसी ने कुछ तो सुना हो। आंगन में एक अजीब सी धुंध छाने लगी, जिसके बीच से धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरी। एक स्त्री की परछाई, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, चेहरा अस्पष्ट लेकिन आंखें साफ चलती दिखाई दी। बदरी डर के मारे बेहोश हो गया। विक्रम की टांगें कांपने लगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने बहुत हिम्मत से कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है केसर भाई, मुझे तुम्हारी डायरी मिली, मुझे मालूम है मोहन के साथ क्या हुआ है। आकृति एक पल के लिए स्थिर हो गई, फिर उसके मुंह से वही फुसफुसाहट निकली, इस बार साफ शब्दों में, मेरी हड्डियां अभी भी इस कुएं में हैं, कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कोई मंत्र नहीं पढ़े गए, मैं यहीं भटक रही हूँ, मुझे छोड़ दिया भटकने के लिए। जब तक मेरी अस्थियां नदी में नहीं बहती, तब तक कोई इस हवेली को छू नहीं सकता, कोई इसे बांट नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ केसर भाई, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और मोहन को दोनों को ठीक से विदा दिलवाऊंगा, बस थोड़ा समय दे दो मुझे। आकृति की आंखों में से एक पायल की बूंद सी टपक पड़ती है। गुस्से की जगह एक गहरी उदासी ने ले ली। बहुत तो ने वादे किए हैं सबने, लेकिन धोखा दिया मुझे अंत में। मैं धोखा नहीं दूंगा केसर भाई, मैं दृढ़ता से कहता हूँ, अगर मैंने आपका वादा तोड़ा तो तुम मुझे यही रोक लेना। एक लंबी ठंडी खामोशी के बाद आकृति धीरे धीरे धुएं में घुलने लगी। जाते जाते उसकी आवाज़ गूंजती है, 3 दिन, तुम्हारे पास 3 दिन है, उसके बाद तुम यहीं रह जाओगे। हवा शांत हो गई, दिए फिर से जल उठे। विक्रम ने कांपते हाथों से बद्री को उठाया और उसकी किसी तरह उसे लेकर गांव में पहुंच जाता है। अगली सुबह विक्रम सीधे रामलाल जी के पास गया और रात की पूरी घटना बताई। रामलाल जी की आंखों में विश्वास नहीं था और डर दोनों छलक रहे थे। अगर ये सच है, रामलाल जी बोलते हैं विक्रम से, तो हमें कुएं में अस्थियां निकालनी होंगी और उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन मोहन के शव का क्या करें? उसे तो कभी ढूंढा ही नहीं गया। विक्रम ने केसरबाई की डायरी का एक पन्ना याद आया और वो बोलता है, जिसमें उसने लिखा था कि मोहन को हवेली के पिछले वाले पुराने बगीचे में दफनाया गया। शायद ठाकुर के आदमियों ने जल्दबाजी में वही हड्डियां खोदकर उसे छिपा दिया, गड्ढा खोदकर उसे वहीं छिपा दिया। गांव के कुछ बुजुर्ग और पंडित जी को साथ लेकर विक्रम, रामलाल जी और कुछ हिम्मती ग्रामीण हवेली की तरफ चल पड़े। दिन के उजाले में हवेली इतनी डरावनी नहीं लगती थी जितनी शाम को लगती थी, लेकिन हर किसी के मन में रात की घटना की परछाई छप गई। बगीचे में खुदाई शुरू कराई गई। कुछ घंटों की मेहनत के बाद जमीन के नीचे कुछ हड्डियां मिलती हैं। एक पुराना मिट्टी के बर्तन बनाने का पहिया भी वहीं दबा हुआ था, जो साबित करता है कि ये सच में मोहन की ही हड्डियां थी। कंकाल था जहां पर उसको दफनाया गया। अब बारी थी कुएं की। मजबूत रस्सियां और लालटेन के सहारे कुछ जवान गांव वाले नीचे उतरते हैं उस कुएं में। लंबे समय की तलाश के बाद कुएं की तली में पत्थरों के बीच तभी एक इंसानी अस्थियां मिलती हैं, साथ में एक पुरानी पायल भी, जो केसरबाई की याद दिलाती है। पंडित जी ने विधि पूर्वक दोनों
अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। गांव के हर घर से लोग इकट्ठा हुए। जो 40 साल से इस हवेली के साए से डरते थे, आज पहली बार उस साए को शांत करने के लिए साथ खड़े थे। नदी किनारे सूर्यास्त के समय मंत्रोच्चारणों के साथ उनके बीच केसरबाई और मोहन की अस्थियां एक साथ प्रवाहित की गईं। जैसे ही अस्थियां पानी में बही, हवा में एक हल्की ठंडी लहर दौड़ गई, मानो कोई बहुत भारी बोझ अचानक से हल्का हो गया हो। उस रात हवेली में विक्रम फिर गया, इस बार बिना किसी डर के। आंगन शांत था, कुआं अब सिर्फ साधारण था, सूखा हुआ लग रहा था कुआं। ना कोई पायल की आवाज़ थी, ना कोई फुसफुसाहट, बस हवा में हल्की सी शांति। विक्रम ने अपनी सर्वे किट निकाली और उस रात चांदनी में हवेली की आखिरी नाप पूरी की। अगले दिन उसने पूरी रिपोर्ट, नक्शे और दस्तावेजों के साथ अदालत भेज दिया। महीने भर बाद ठाकुर परिवार के 2 भाइयों के बीच जमीन का शांतिपूर्ण बंटवारा हो गया। 40 साल पुराना विवाद आखिरकार थम जाता है। विक्रम गांव वालों से विदा लेने से पहले एक आखिरी बार हवेली जाता है। धूप में नहाई हुई हवेली अब पहले जैसे डरावनी नहीं लग रही थी। दिन में गया था जब वो हवा में साफ मिट्टी और पुराने पत्थरों की खुशबू थी। रामलाल जी उसे छोड़ने गांव के बाहर तक आई। बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो 40 साल पहले कोई नहीं कर पाया। तुम्हारा शुक्रिया। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी सी अभी भी बाकी थी। जब टेम्पो गांव से दूर जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ऊपरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा हो, लेकिन उसने जैसे देखता रहा, उसको घूरता रहा। कुछ ही पल के बाद और हल्के से मुस्कुरा रहा हो, जैसे कोई आखिरकार शांति पा चुका हो। विक्रम ने आंखें मली। खिड़की खाली थी। शहर लौटने के कुछ महीनों बाद विक्रम ने पटवारी की नौकरी छोड़ दी। उसने कभी किसी को इसकी असली वजह नहीं बताई, बस इतना कहा, कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिन्हें नापने के लिए फीता नहीं बल्कि इंसाफ चाहिए। आज भी रतनगढ़ की उस हवेली की जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया, जहां हर साल गांव वाले केसरबाई और मोहन की याद में दिए जलाते हैं। कहते हैं कि आज भी अमावस की रात अगर कोई ध्यान से सुने ना, तो हवा में हल्की सी पायल की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार डर की नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी की। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।